नमस्कार दोस्तों। कई बुद्धिजीवियों ने हाल ही में बयान दिया है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही की ओर जा रहा है। तो पहले हम समझेंगे कि आखिर ये तानाशाही क्या है यानी डिक्टेटरशिप क्या है। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, तानाशाही या डिक्टेटरशिप ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें निर्णय एक व्यक्ति लेता है जो किसी भी प्रकार का विरोध और सुझाव स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों, मैं यहाँ ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हूँ और ना ही विरोधी, पर बात देश के आत्मसम्मान का है, इसलिए इसका विश्लेषण भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप खुद सोचिए, जो देश दुनिया में नंबर 1 लोकतांत्रिक देश की गिनती में आता है और जिसकी आबादी सबसे अधिक यानी 140 करोड़ है, वहां वोटर बिना डरे वोट कर सकता है और अपने लोकतांत्रिक अधिकार यानी वोट देने का इस्तेमाल कर सकता है और समय आने पर सरकार का विरोध भी कर सकता है, जो हमें हाल ही में किसान आंदोलन में देखने को मिली थी और सरकार ने उनकी मांगों को सुना भी था। अगर सच में देश डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा होता तो क्या यह संभव होता? अब दोस्तों, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम बुद्धिजीवियों की बातों को सुनेंगे और उनमें कितनी सच्चाई है उसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम दूसरे पार्ट में हम अपने बातों को रखेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित तक नहीं हुआ। इससे पहले शायद यही कारण कि अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक समन्स मिस किए जा रहे थे ईडी के, और उन्होंने ईडी के इन सारे समन्स को इलीगल ठहराया। उनके अनुसार ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें किसी भी बहाने से अरेस्ट करना था, जिससे कि पार्टी को खत्म किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके। हमारे बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि आजाद भारत में पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है और इन पर कोई आरोप भी साबित नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं इनकी इन बातों पर कितनी सच्चाई है। अब इस बात को आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए, उसके बाद फैक्ट और सबूत तो मैं दे ही दूंगा। अगर किसी आरोपी पर कोई कार्रवाई होती है और वो आरोपी किसी व्यक्ति का नाम लेता है जो उसी केस से संबंधित हो, जैसे मनीष सिसोदिया जी ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया था, तो जांच एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए बुलाया था और आईपीसी की धारा 19 के तहत वो ऐसा कर सकते हैं। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 1 नहीं 2 नहीं पूरे 9 समन भेजे गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक का भी उत्तर नहीं दिया। ये मैं नहीं, ईडी की ओर से ईडी के वकील कह रहे हैं। चलिए अब सुनते हैं बुद्धिजीवी फिर क्या कह रहे हैं। उनके अनुसार ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें किसी भी बहाने से अरेस्ट करना था, जिससे कि पार्टी को खत्म किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके। ये बुद्धिजीवी स्वयं कह रहे हैं कि ये समनों को मिस करते चल रहे थे। अब देश की जांच एजेंसियां अब किसी घर या व्यक्ति विशेष की तो है नहीं कि मैं खुद ही मान लूं कि मैं निर्दोष हूं और समनों को इग्नोर करता चलूं। संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर किसी भी केस में किसी का नाम आता है तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इन्होंने समनों का उत्तर ना देकर स्वयं ही संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतंत्र पर दाग लगाने की कोशिश की है। दोस्तों, आप खुद समझिए, अगर कोई आपको चोर बोलता है और आप उसका बिना विरोध किए रहते हैं तो सच में आपको चोर ही समझा जाएगा। लेकिन अगर आप उसे पहली बार में ही विरोध करते हैं अपने सबूतों के साथ कि मैं चोर नहीं हूं, वो ज्यादा अच्छा होता है चुप रहने से। लेकिन इस बात को बुद्धिजीवियों ने रखा ही नहीं। एजेंसियां आपके मन से थोड़ी चलेंगी, एजेंसियां तो अपने सबूतों के साथ चलेंगी जो उन्हें प्राप्त हुई हैं आपके खिलाफ। अब देखिए फिर से ये क्या कह रहे हैं। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना। ये कहते हैं मीडिया पर कब्जा कर लिया गया है, कंपनियों पर कब्जा कर लिया गया है, उनको हफ्ता वसूली के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वीडियो में इसका एक भी सबूत इन्होंने नहीं दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस के अकाउंट को क्यों फ्रीज कर दिया गया है, जो इन्होंने इनके वीडियो पर नहीं कहा है। सिर्फ आधा अधूरा सच दिखाकर ही जनता को भ्रमित किया है। अब मैं इसका सच बताता हूं आपको। दोस्तों, इसके लिए आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 13A को समझना होगा। 13A ये बताता है कि भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, सपा हो या बसपा हो, भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर कोई भी टैक्स लागू नहीं होता है। पर उनमें भी कुछ शर्तें हैं। वे सभी शर्तें हैं, राजनीतिक पार्टियों को अपनी बैलेंस शीट बनानी होगी, इनकम कहां से आया, डोनेशन कहां से आया और क्या क्या खर्चा हुआ है, ये सारा ब्यौरा इनकम टैक्स को एक तय समय सीमा के अंदर देना होगा। और कांग्रेस से ये गलती हुई कि उन्होंने अपने तय समय सीमा का पालन नहीं किया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय नागर ने स्वयं इस बात को माना कि उन्होंने अपने तय समय सीमा का पालन नहीं किया है। अब जैसे कि कांग्रेस ने अपने तय समय सीमा का पालन नहीं किया है, तो उसी के तहत इनकम टैक्स में 220 और 21 में प्रावधान है रिकवरी का।
उसी धारा के तहत कांग्रेस से सिर्फ रिकवरी के पैसे मांगे गए हैं, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया है और इनकम टैक्स की धारा 220 और 21 का पालन करती है। उसी धारा कलेक्शन और रिकवरी के तहत कांग्रेस से 135 करोड़ रुपए मांगे गए हैं और 135 करोड़ को छोड़कर कांग्रेस के खाते में बाकी शेष राशि का वो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिजीवियों ने इस बात को नहीं रखा है। अब इनके हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री देश संभालने के लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुनाए तो ठीक, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मीडिया देश हित में बात करे तो वो गोदी मीडिया है। अकेले यही है जो सच बोलते हैं और ईमानदार हैं। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर लेकर आऊंगा। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।